नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। परीक्षा के एक दिन बाद ही 3 पन्नों का प्रश्न पत्र ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसके बाद बेरोजगार संगठनों और युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देहरादून के परेड ग्राउंड पर सैकड़ों युवा धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि बेरोजगार संगठन ने राजधानी में मार्च का आह्वान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद करार देते हुए सख्त चेतावनी जारी की। सीएम धामी ने कहा कि कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद चला रहे हैं, क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन माफियाओं और जिहादियों को चेतावनी है कि जब तक माफिया का खात्मा ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सीएम की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार असफलताओं के सामने सांप्रदायिकता का आसान रास्ता अपनाती है। राज्य का गठन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ था, लेकिन ये मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। परीक्षा से एक दिन पहले हाकम सिंह जैसे ठगों को पकड़ा गया, कई नाम सामने आए, लेकिन सीएम के लिए ये भी जिहाद है। 22,000 से अधिक लोग संविदा पदों पर हैं, जिनकी नियमितीकरण की प्रतीक्षा है। वन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभागों की भर्तियां लंबे समय से लटकी हुई हैं। सरकार लोगों की पीड़ा का समाधान करने में विफल रही है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने लोगों से देहरादून मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। लद्दाख हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया। बुधवार को हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सोनम वांगचुक लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल पर थे। वो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर नाराजगी जताई और हिंसा के विरोध में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की। इस बीच केंद्र सरकार ने देर शाम को जारी एक बयान में कहा कि इस हिंसा के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलनों का जिक्र किया और उनके भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को भड़काया। इसके कारण तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। लद्दाख में लंबे समय से राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के नेतृत्व में 10 सितंबर से शुरू हुई 35 दिन की भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक भी शामिल थे। मंगलवार को 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इससे गुस्साए युवाओं ने बुधवार को लेह में बंद का आह्वान किया। 10 सितंबर से शुरू हुई 35 दिन की भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक भी शामिल थे। सुबह 11:30 बजे के आसपास एक भीड़ ने लेह में बीजेपी कार्यालय और मुख्य कार्यकारी पार्षद के कार्यालय पर हमला कर दिया। दोनों इमारतों में आग लगा दी गई, एक पुलिस वाहन को भी जला दिया गया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा गया। सरकार का कहना है कि पुलिस और CRPF के 22 जवानों समेत 45 लोग घायल हुए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में आग लगाएगी। राहुल गांधी इसके नेतृत्वकर्ता आपका जेनजी फंटसोंग स्तांजिन सेपाग हैं, जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित बोर्ड सदस्य हैं। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। बीजेपी अब प्रदर्शन की बात न करके कांग्रेस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी X पर ट्वीट कर ऐसा किया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। आज लद्दाख में जेनजी का गुस्सा दिखा, वो किसी की नहीं सुन रहे थे, गोलियों से भी नहीं डर रहे थे। वांगचुक ने कहा यह हमारा 5वां भूख हड़ताल था। अब युवाओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं हो रहा। कल 2 प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद हालात और बिगड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बातचीत में देरी कर युवाओं को हिंसा की ओर धकेला। उन्होंने कहा कि 2020 में दिल्ली से स्पेशल प्लेन भेजकर बातचीत कराई गई थी।
लेकिन इस बार तारीख तय करने में देरी ने गुस्से को और बढ़ा दिया। युवाओं को हिंसा के लिए मजबूर करके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को फेल करने का आरोप लगाते हुए वांगचुक ने कहा कि हमने आज विरोध प्रदर्शन करने वाली जेन ज़ी के चेहरे नहीं देखे थे। आज तक हमारी शिकायत यही थी कि युवा भाग नहीं ले रहे और केवल बुजुर्ग ही विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अब तक केवल 25-30 युवाओं ने ही भाग लिया है। आज ये हमारी कल्पना से परे था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेह की स्थिति सबके लिए आंख खोलने वाली है। लेह में राज्य का दर्जा मांगने को लेकर हुए आंदोलन में हिंसा और आगजनी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 45 लोग घायल हुए, जिनमें 22 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख को तो राज्य का दर्जा का वादा भी नहीं किया गया था, फिर भी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने पर उन्होंने जश्न मनाया था। अब वो खुद धोखा खाया और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए, जब लद्दाख की ये हालत है तो जम्मू कश्मीर में लोग कितने ज़्यादा धोखा खाया और निराश महसूस कर रहे हैं, जबकि हमें राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था और हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसे मांगते रहे हैं। पटना में बुधवार हुई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मोदी की झप्पी कूटनीति उल्टी पड़ गई है और भारत आज कूटनीतिक रूप से अलग थलग हो गया है। पार्टी ने कहा कि भारत की विदेश नीति बिखर गई है और बीजेपी RSS लगातार संविधान और लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी बीजेपी की गंदी चाल है, जिससे गरीब और हाशिए के लोगों के वोट छीने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बिहार चुनाव से तय होगा कि भ्रष्ट और तानाशाही सरकार का अंत होगा या नहीं। पार्टी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है और झूठे आंकड़ों से विकास का भ्रम फैलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस ने गजा में हो रहे नरसंहार पर भारत की चुप्पी की आलोचना की और कहा कि भारत की विदेश नीति पर नैतिक दाग लग गया है। बिहार में बुधवार को इंडिया गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 10 सूत्री संकल्प जारी किया। ये संकल्प पत्र पटना में जारी किया गया, जिसे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पढ़कर सुनाया। इसमें सबसे अहम वादे ये हैं कि EBC पर अत्याचार रोकने के लिए नया कानून, SC/ST एक्ट की तर्ज पर पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा, कुल कैप 50% तक। भूमिहीन परिवारों को जमीन, SC/ST OBC और EBC परिवारों को जमीन देने का वादा, शिक्षा का हक, निजी संस्थानों में दाखिले के लिए अनुच्छेद 15(5) को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकारी ठेकों में आरक्षण, 25 करोड़ तक के ठेकों में 50% कोटा, SC/ST OBC और EBC के लिए आरक्षण पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय प्राधिकरण बनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो यह कदम EBC वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव होंगे। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ वो ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के सवाल पर उन्होंने कहा, जब मैंने पद संभाला तो मेरी शुरुआती काम का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का शानदार सहयोगी है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एक गतिशील समाज है। यहाँ लोगों की समृद्धि और अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। राइट ने कहा कि मैं भारत का बड़ा फैन हूँ, हमें भारत से प्यार है, हम भारत के साथ और ज्यादा ऊर्जा व्यापार और ज्यादा लेन देन की उम्मीद करते हैं। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए। इस दौरान युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.